मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हॉब्स की संप्रभुता या प्रभुसत्ता का सिद्धांत कि हॉब्स की प्रभुसत्ता का सिद्धांत क्या था। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में उसने राज्य को क्या अधिकार क्या शक्तियाँ सौंपी थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से हमने पहले उसका राज्य का सिद्धांत देखा और राजा को जिस प्रकार उसने समझौते में शामिल ना करके शक्तियों का सौंपा, उस हिसाब से होब्स एक संप्रभुता का बहुत बड़ा समर्थक था, प्रचंड समर्थक था। और उसकी संप्रभुता का आधार, जैसा कि हमने देखा, सामाजिक समझौते में आधार था सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता। वो किसी भी रूप में, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में, प्रभुसत्ता संविदा से ही प्राप्त करता है। राजा अनुबंध या संविदा से, समझौते से प्राप्त करता है। होब्स का जो लेवियाथन का शासक है वो पूर्णतः निरंकुश है। उसका आदेश ही कानून है, उसका कार्य ही न्यायपूर्ण है। और वह संप्रभुता को निरपेक्ष अर्थात उसके समकक्ष कोई नहीं, अविभाज्य, स्थायी, अदेय, किसी को ना सौंपने वाला मानता है। और राजा की आज्ञा को वो कानून सम्मत और न्याय सम्मत दोनों मानता है। और उसका हस्तक्षेप कार्यों और विचारों दोनों पर है, कि व्यक्ति के कार्यों पर भी है और उसके विचारों पर भी है। ये बात बड़ी है कि विचारों पर भी राज्य का कंट्रोल है। इससे पहले हमने संप्रभुता का एक विचार पढ़ा था जीन बोंदा का। उसने कुछ उस पर बैन लगाए थे, मर्यादाएं लगाई थी, चर्च का, ये धर्म का, वो सब कुछ होब्स ने हटा दी थी। तो एक बहुत ही क्लियर कट संप्रभुता का विचार दिया था, उस पर कोई बैन नहीं लगाया था, इसने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। पहला विचारक था जिसने इतना स्पष्ट रूप से संप्रभुता की अवधारणा का विश्लेषण किया। अभी हम देखते हैं कि होब्स ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया, होब्स क्या कहता है कि संप्रभुता सभी विधेयात्मक कानूनों की सोर्स है, कानूनों के स्रोत है। मतलब जो भी कानून बनाएगा उसका स्रोत कौन सा है? संप्रभुता होगी। लोग सुरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकारों का त्याग कर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन सब की तरफ से विधि निर्माण की शक्ति केवल संप्रभुता के पास ही रह जाएगी। लोग अपनी विधि निर्माण की शक्ति किसे दे देते हैं? शासक को दे देते हैं कि आप हम पर शासन करो और हमारे कानून व्यवस्था स्थापित करो। तो संप्रभु ही समाज की ओर से वो महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि सामाजिक शांति और सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और इस प्रकार संप्रभु को जनता पर अपरिमित, अनलिमिटेड अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो निरपेक्ष है। और उसकी कानून बनाने की शक्ति किसी भी, ये स्लाइड में मानवीय की जगह मानवीय पढ़ना, किसी भी मानवीय शक्ति से अप्रतिबंधित है। कोई भी मानवीय शक्ति उसके कानून बनाने की शक्ति को प्रतिबंध नहीं कर सकता, मतलब अप्रतिबंधित है। और राज्य में संप्रभु का कोई भी बराबरी वाला या समकक्ष नहीं होता है, और वही कानूनों का व्याख्या करता होता है, कानूनों का निर्माण करता होता है और उनका ही व्याख्या करता है। और जो बोंदा ने पहले प्रतिबंध लगाया था, प्राकृतिक कानून और देवीय कानून, तो होब्स कहता है कि प्राकृतिक कानून भी संप्रभु पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि प्राकृतिक कानून वस्तुतः कानून न होकर विवेक के आदेश है, जिसके पीछे किसी विवशकारी शक्ति का अभाव होता है। विवशकारी शक्ति का अभाव अर्थात कि कानून वही होते हैं जिनको लागू कराने के लिए आपके पास एक बाध्यकारी शक्ति होनी चाहिए। अगर आप कानून लागू करा रहे हो तो ऐसा कानून नहीं, कानून बना दिया नहीं, उसको लागू कराने का आपके पास पावर होनी चाहिए, विवश करना चाहिए लोगों को उसका आज्ञा पालन के लिए। तो ये कानून की बहुत बड़ी विशेषता होती है। और देवी कानून भी संप्रभुता को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि संप्रभु का देवी कानून की व्याख्या कौन करता है? राजा ही करता है, तो उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। सॉरी। तो इस प्रकार होब्स क्या कहता है कि संप्रभु के अधिकार अपरिवर्तनीय, अर्थात एक बार दे दिए तो परिवर्तित नहीं होंगे। अहस्तांतरणीय अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर हस्तांतरित नहीं हो सकते। अविभाज्य अर्थात उनका विभाजन नहीं किया जा सकता।
एक की जगह पर रहेगी। विभाजन करने का अर्थ है संप्रभुता को नष्ट करना। तो संप्रभुता के प्रयोग में किसी को भागीदार नहीं बनाया जा सकता, अर्थात एक ही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है या जिसको सौंपी है वही इसका प्रयोग कर सकता है। बोंदा की तरह होब्स ने भी शासन प्रणाली को अंतर इस बात पर आधारित किया है कि संप्रभुता कहाँ पर निवास करती है। वो कहता है कि यदि प्रभुसत्ता एक व्यक्ति में निहित है तो शासन का स्वरूप राजतंत्र होगा, कुछ व्यक्तियों के पास है तो वो कुलीन तंत्र होगा, और सभी लोगों के पास है जैसा कि आज के टाइम लोकतंत्र में होता है भारत में, तो वो लोकतंत्र है। पर एक बात वो कहता है कि मिश्रित और सीमित शासन प्रणाली की बात करना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि संप्रभुता अविभाज्य है, जबकि मिश्रित में क्या होता है, बहुत से लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से देखने से स्पष्ट होता है कि होब्स है वो लोकतंत्र को पसंद करता है। वो कहता है कि लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि शासन व्यवस्था जो भी हो उसमें कहीं ना कहीं संप्रभुता अवश्य रहती है। तो अंतिम निर्णय करने वाला ऐसा होना चाहिए जो एक लोग हो। तो इसलिए कि एक अस्पष्टता नहीं आए कानूनों में, इस कारण वो एक राजतंत्र का समर्थन करता है संप्रभुता के अभिप्राय में। तो कहता है कि होब्स, अब उसकी थोड़ी हम असंगतियाँ पढ़ते हैं वो, कि ये आलोचना तो नहीं कह सकते, असंगतियाँ है वो, कि एक गंभीर असंगति उसकी संप्रभुता की कंसेप्ट में ये है कि एक ओर तो वह संप्रभुता की सर्वोच्चता का बात करता है, वहीं दूसरी ओर संप्रभु की ऐसी आज्ञाओं के उल्लंघन की बात भी करता है जिनसे व्यक्ति के आत्मरक्षण का उद्देश्य नष्ट होता हो। दोनों बात करते हैं। एक तरफ तो कहता है संप्रभुता सर्वोच्च है, दूसरी तरफ कहता है कि अगर राजा की आज्ञा व्यक्ति के आत्मरक्षा के या जीवन के अधिकार को नष्ट करने वाली हो तो उसका वो उल्लंघन भी कर सकता है। तो ये अपवाद की बात संप्रभुता के सिद्धांत के मार्ग में थोड़ी गंभीर कटने आती है। एक क्लियर बात नहीं हो पाती है कि कब वो करेंगे, इस बात का स्पष्ट नहीं कर पाए वो, इस बात का डिसीजन कौन करेगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राजा की आज्ञा का पालन आवश्यक हो गया है। तो ये थोड़ा वो स्पष्ट नहीं कह पाया, तो ये थोड़ी इसकी हम आलोचना कर सकते हैं, उस पर असंगति का आरोप हम लगा सकते हैं। तो अंत में हम अगर निष्कर्ष रूप में उसकी संप्रभुता की धारणा का निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि वह संप्रभुता को पूर्ण, अविभाज्य और असीम मानता है, और प्रभुसत्ता पर जो बंधन लगाए गए हैं वे वैधानिक नहीं है। वो कहता है ये बंधन वैधानिक नहीं है, कोई कानूनी रूप से बंधन नहीं है, बस ऐसे ही है कि लोगों का लगे कि आत्मरक्षा का अधिकार का हमारा उल्लंघन हो रहा है तो वो उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। और वो बोंदा की तरह ईश्वरीय नियमों, प्राकृतिक नियमों तथा राज्य के मौलिक नियमों के प्रतिबंध भी स्वीकार नहीं करता है जो बोंदा ने किए थे। तो इस प्रकार होब्स है वो बोंदा के समान ये भी नहीं मानता है कि राजा को प्रजा की व्यक्तिगत संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं है। वो कहता है कि राज्य हित में व्यक्तिगत संपत्ति का हरण किया जा सकता है। तो सार रूप से हम कह सकते हैं कि प्रभुसत्ता का जो होब्स का सिद्धांत है वो बोंदा की तुलना में अधिक निरंकुश और अधिकार संपन्न है, और इस कारण उसमें अस्पष्टता कम होगी। तो ये था उसका संप्रभुता का सिद्धांत। नेक्स्ट हम उसका देखेंगे होब्स का व्यक्तिवाद का सिद्धांत, फिर उसका हम थोड़ा मूल्यांकन आलोचना करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो विचार होगा आपका जॉन लॉक, जो आधुनिक लोकतंत्र का अग्रदूत के रूप में माना जाता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।